क्यों विपक्ष के नेता पीछे हटते हैं? या चुनाव आयोग बुलाता है तो उस दिन खड़गे जी कहते हैं कि हम कैसे 40 सांसद चुन सकते हैं, हम लोग 300 लोग आएंगे। नहीं अंजना जी, देखिए, चुनाव आयोग को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए थी कि जो राजनीतिक दल कह रहे थे, आरजेडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि आप 65 लाख वोट जो काटे हैं उसका डिटेल बताइए। वो बात सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद, निर्देश के बाद वो माने, तो उनको पहले तो माफी मांगनी चाहिए कि हमको पहले ये दे देते तो काम आसान हो जाता। दूसरी बात, टाइमलाइन का बात जो हम लोग कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला माफी मांगना चाहिए कि उतना कम समय में कराने का निर्णय क्यों किया उन्होंने, इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। और आधार कार्ड पे जो बात उन्होंने मानी, तमाम तरह के बाद निर्देश के आधार पे ये सामने आया, तो ये 3 तो कम से कम आधार है ना जहाँ पे कि चुनाव आयोग गलत लग रहा है। हम लोग ज्यादती नहीं कर रहे हैं, हम लोग जायज मांग कर रहे हैं बिहार को देखते हुए कि बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर की सबसे ज्यादा संख्या में जो अगर पहचान पत्र है तो आधार कार्ड है, और आधार कार्ड पे तमाम तरह का जवाब देने के लिए सुधांशु जी की पार्टी तैयार थी। लेकिन चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे रहा था, सीधे के सीधे कहता था कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग पे संदेह आज से नहीं है, कई सारे जगह पे संदेह मिले हैं। वो चाहे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो, चाहे अभी हरियाणा का ईवीएम का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का पहले मामला हो सिंधिया ऑपरेशन में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही बोला कि गवर्नर और स्पीकर की गलती है। तो ये तमाम तरह की गलतियां जो है वो दिख रही है और चुनाव आयोग शांत है। आज भी लगता है कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय लिया है वो उनका अपना निर्णय नहीं लिया है। वो लगता है कि भाजपा से ही निर्देश लेकर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना हम पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है, हम सब समकक्ष है। तो समकक्ष अगर आरजेडी है तो आरजेडी जो सवाल उठाता है, आप कैसे कहते हैं कि मिसलीडिंग है? नीचे जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, आप कैसे कहते हैं कि मिसलीडिंग है? आप पूरे विपक्ष के सवाल को मिसलीडिंग कहते हैं और आपका जवाब भारतीय जनता पार्टी कहती है। आप ये बताइए कि हम कैसे मान लेंगे कि आप निष्पक्ष है, और निष्पक्षता ही उनसे उम्मीद है। हम मानते हैं कि चुनाव का जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें गलतियां हो सकती हैं, मानवीय गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब आपके निष्पक्षता पे संदेह है। और ये जल्दी से कमेंट, उसके बाद से मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। धीरेन्द्र जी, देखिए, जिस तरह से अंजना जी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयुक्त ने, गणेश जी ने तो पूरा बात आकर के बोला। उन्होंने ये लोग जो भी आरोप लगाए हैं, अभी एसडीएम लेवल पर ही ये मामला चल रहा है, लेकिन ये जवाब खोज रहे हैं सीधा गणेश जी से, वहां तक कोई कागज नहीं जाता। उन्होंने कहा, आपने भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। दूसरा ये बताइए कि हमारे बीएलए हर एक जगह पे है, तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के, वो प्रखंड अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को भी हम या तो उस अरे वो कह रहे हैं कि जितने लोगों को नाम हटाया गया है उनकी लिस्ट नहीं दी जा रही है। नहीं, नाम दी नहीं जा रही, दस्तखत है हमारे कार्यकर्ताओं के, बीएलए के। फिर कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? हर एक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के उस पर दस्तखत है और उसके आधार पर ये निकाला गया है। फिर ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं ना। ये लोग तो हर तरह से नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं अंजना जी। और 7 दिनों का सवाल, माफी तो इनको मांगना ही पड़ेगा आदरणीय राहुल गांधी जी को अंजना जी। और माफी मांगे नहीं है क्या? तो पहली बार है? अरे मोदी चोर है कहने के बाद तो इन्होंने कोर्ट में जाके तुरंत सरेंडर किया, कान पकड़ के उठ बैठ करी, माफी मांगी, और फिर ये 7 दिन के बाद इनको माफी में या तो देश के लोगों से मांगना पड़ेगा और नहीं तो कोर्ट में जाकर के मांगना पड़ेगा। माफी अब इनका विकल्प है। ये किस तरह का नैरेटिव चलाते हैं? कभी धर्म पर, सनातन पर, सेना पर, सीबीआई, ईडी, संविधान, मोदी, अब लास्ट में चुनाव आयोग। ये आखिरी दाव है इनका, चुनाव आयोग। और आएगा तो फिर मोदी ही, चाहे जिस तरह का आप नैरेटिव चला लें, जिस साजिश के तहत आप लोग कर लें। आशुतोष जी, शायद इस तरह का भिड़ंत, क्योंकि जिस तरह का अटैक भी हो रहा है उसमें ये सीधा कहा जा रहा है वोट चोरी, वोट चोर, तुमको देख लेंगे, तमाम बातें हो रही है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। मध्य प्रदेश की जिक्र करी थी अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ था? यही डेटा मांगने के लिए गए थे। सुधांशु जी को दिन याद होगा, दिन तो याद होगा मैं, लेकिन वर्ष बता रहा हूँ, 2021 में फैसला आया था और वो चुनाव आयोग को जो डाटा नहीं देने की बात कही थी, उसी बात को माना कि इससे प्राइवेसी भंग होगी। आज फिर उसी नैरेटिव को ये लोग दोबारा रीपैकेजिंग करके चलाना चाहते हैं। बिहार के लोग बहुत चालाक है और समझदार भी है। और बूथ कैप्चरिंग भी, अंजना जी आपको मैं बता देता हूँ, 1957 में पहली बार मटिहानी विधानसभा बेगूसराय में हुआ था। इसी कांग्रेस की काली करतूत थी वो, वहीं से इसकी तो जनक है ये लोग बूथ लूटने के। आज बूथ चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष जी, आज सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप आप लगाएंगे एक संस्थान पर, उसको भी तो सामने आके बात रखनी होगी ना, और एक जो नियम है उसी के पालन के तहत पूरी जांच की प्रक्रिया होगी।
आप हलफनामा देने में क्या दिक्कत आ रही है राहुल गांधी? देखिए अंजना जी, मैं अपनी बातचीत को आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की तारीफ करके करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर वो फिल्मों में होते तो शायद सलीम जावेद को मात कर देते और बहुत शानदार पटकथा लेखक होते और उनकी फिल्में खूब सुपरहिट होती। गोल्डन जुबली, क्या डायलॉग उन्होंने दिया, ना कोई विपक्ष है ना कोई पक्ष है, सब समकक्ष है। वाह, चट्टान की तरह खड़ा था, चट्टान की तरह खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा रहे, गजब। तालियां बजती मतलब मजा आ जाता। खैर छोड़िए, तो मैंने लाइटर वेन में कहा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि क्या एक इस बात की पड़ताल होनी चाहिए, कौन करेगा इस बात की पड़ताल कि ज्ञानेश कुमार जी सही है या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी सही है। ओपी रावत ने कई टीवी चैनल्स पे आके कई जगह इंटरव्यूज देके साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी के आरोप पर किसी कानून की जरूरत नहीं है। मैं होता तो 10 मिनट के अंदर उसकी जांच के आदेश दे देते और दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाता। अब ज्ञानेश कुमार जी कुछ नए कानून की पड़ताल उन्होंने कर ली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि ओपी रावत जी भी इसी चुनाव आयोग के संस्थान में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में थे और हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कभी भी नहीं रहे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश जी और राजीव कुमार जी के बीच में किसी तरीके की कोई टसल है, क्योंकि जो पूरी कोशिश है वो पूरी कोशिश राजीव कुमार जी के जमाने में जो कुछ भी वोटर लिस्ट बनी है उसमें गड़बड़ी की तरफ इशारा हो रही है। अगर अनुराग ठाकुर अगर ये कहते हैं कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बिना कोई सबूत दिए, तो कम से कम अनुराग ठाकुर से तो ये पूछा जाना चाहिए, भैया आपको जानकारी कैसे मिली, आप सबूत दीजिए, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया को, राजीव कुमार जी की पूरी सदारत को आप डिफेम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा कह दूं, राजीव कुमार जी उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके नेतृत्व में जो वोटर लिस्ट बनी उसमें गड़बड़ी थी या गड़बड़ी कराई गई, ये बात अनुराग ठाकुर बिना किसी सबूत के कह रहे हैं। यानी चुनाव आयोग को राहुल गांधी से 20 गुना ज्यादा डिफेम कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश जी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहते, कहती ये तो पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन जो आदमी सबूत देने की कोशिश तो राहुल गांधी के सारे सबूत गलत हो सकते हैं, बकवास हो सकते हैं, बेबुनियाद हो सकते हैं, लेकिन जब तक चुनाव आयोग अपनी इनिशिएटिव लेके उसकी जांच नहीं कराएगा तब तक राहुल गांधी कैसे बेनकाब होंगे, कैसे राहुल गांधी के झूठ का नकाब फटेगा, कैसे ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि उनके झूठ का नकाब फटेगा अगर चुनाव आयोग जांच करे। जांच क्यों नहीं करती भाई? और ओपी रावत को भी वो कोट कर रहे हैं, फॉर्मर। देखिए, मैं पुनः कहना चाहता हूं, अब मैं कह रहा हूं, ये किसी पूर्व चुनाव आयुक्त को कोट कर रहे हैं तो आशुतोष जी हवा में बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार के ऊपर चुनाव आयोग जांच कर सकता है तो उन पूर्व चुनाव आयुक्त को धारा और परिनियम कोट करके बोलना चाहिए। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सैकड़ों की संख्या में होनी शुरू हो जाएंगी, फिर हर 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप जांच करेंगे। एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने बोला कि मेरे नंबर कम आए, कोई बच्चा कह दे नहीं साहब स्क्रूटनी का फॉर्म देंगे, ये हंस के मुस्कुराने से नहीं होगा, ये फैक्ट होता है। और देखिए, मैं फिर दर्शकों से कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जो लोग हट गए, जिनके नाम भाई जो मृत हो गए, उनके नाम भी अनाउंस करिए, घोषित करिए। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज तक मरे हुए लोगों की सूची जारी की है कभी क्या चुनाव आयोग ने? और मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कहता हूं, कोई भी एग्जाम होता है तो पास हुए लोगों की सूची जारी होती है, फेल हुए लोगों की नहीं। तो जिनकी मृत्यु हो गई, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, अब आप कह रहे हैं किसी ने दूसरी विधानसभा में जाके अपना वोट रजिस्टर करा लिया, तो उस विधानसभा में तो रजिस्टर्ड है, अब इस विधानसभा में उसका नाम सूची में जारी हो कि ये यहां से हटे थे। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, प्रबुद्ध होकर आप क्या बातें करने लगते हैं? और ये मैं नवल किशोर जी प्रोफेसर रहे, यूपीएससी में 14-15 लाख बच्चा बैठता है, सेलेक्ट कितना होता है? 750-800, सिर्फ उस 800 की सूची निकलती है। ये 13,99,200 की भी सूची निकलती है क्या? यही है भ्रम पैदा करके। और अब देखिए गुरदीप सप्पल जी क्या बोले थे, मैं सिर्फ फैक्ट पे बोल रहा हूं। मैंने मालेगांव सेंट्रल का उदाहरण दिया जहां 92% मुस्लिम है, 43% वोट बढ़ा है। इन्होंने कहा कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहां भाजपा फर्जी वोट बनाती है। भाई साहब 43% वोट हमने फर्जी बनाए, उसके बाद आपके अनुसार, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि मुस्लिम आपको वोट देता, हम ऐसा नहीं मानते कि सभी, तो 8% हिंदू बचा, मतलब 43% वोट बनवाया गया गैर मुस्लिमों का बकौल गुरदीप सप्पल जी, और कुल मिला के 8% वोट है। ऐसे ही फैक्ट के आधार के ऊपर इन लोगों की स्थिति होती है। और दूसरी, आधार की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार नागरिकता का आधार नहीं है, आधार सिर्फ पहचान का आधार है। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, यहां यह मुद्दा ही नहीं है
जैसे मुद्दा इनको हर चीज पे भ्रम उत्पन्न करना है, सर्जिकल स्ट्राइक पे भ्रम उत्पन्न करना था, बालाकोट पे भ्रम उत्पन्न करना था, एसबीआई बर्बाद हो गई भ्रम उत्पन्न करना था, एलआईसी बर्बाद हो गई भ्रम उत्पन्न करना था, एचएएल बर्बाद हो गया भ्रम उत्पन्न करना था, वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है भ्रम उत्पन्न करना था, और उसी प्रकार से सीए में मुसलमानों की नागरिकता चली जा रही है, सीए लागे हुए 4 साल हो गए, भ्रम उत्पन्न करना था। उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। आशुतोष जी, आपने तो कहा था कि आप सलीम जावेद होते। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, इनका कौन सलीम और कौन जावेद बैठ के लिख रहा है, जरा डायलॉग ये बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो डबिंग लग रही है। ये डायलॉग किसी और के हैं, अभिनेता आकर सिर्फ उनको एक्सप्रेस कर रहा है। आशुतोष जी जवाब दीजिए, फिर मैं गुरदीप सप्पल जी के पास जाऊं। देखिए सुधांशु जी की फिल्मों के बारे में जानकारी बहुत कम है। आजकल पहले शूटिंग होती है, उसके बाद वही एक्टर उन्हीं डायलॉग को डब करता है, तो मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। उनको फिल्मों की जानकारी थोड़ी कम होगी। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि ओपी रावत जी ने कभी अमित शाह के अंडर में काम किया या काम नहीं किया, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अमित शाह के अंडर में काम किया है, और ओपी रावत इस देश के बहुत ही सम्मानित मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके बारे में कोई टिप्पणी करने के पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए। दूसरी बात, चलिए आपको ओपी रावत की बात तो नहीं मालूम है, लेकिन इसी संसद के अंदर सेक्रेटरी जनरल रह चुके पीडी आचार्य, जो देश के बहुत ही सम्मानित कानून विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी वही बात की जो ओपी रावत जी ने की। मुझे नहीं मालूम ज्ञानेश कुमार जी का कोई कानून की कोई जानकारी है या नहीं जानकारी है, संविधान की जानकारी, क्योंकि वो तो कोऑपरेटिव में थे, तो हो सकता है उनकी कानून की जानकारी ना हो या किसी उनके सलाहकार ने गुमराह कर दिया। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी सुधांशु जी ने कही है, और वो बहुत जरूरी बात है। सुधांशु जी शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस मामले की जांच न होना, जांच न करना, दरअसल राहुल गांधी की बातों को एक तरीके से सच साबित करता है, क्योंकि राहुल गांधी तभी गलत साबित होंगे जब जांच होगी, और अगर जांच होगी तो राहुल गांधी अगर गलत पाए जाएंगे तो उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ जाएगा। क्यों नहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश करता? क्यों नहीं बीजेपी जांच करा के राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म करने की कोशिश करती है? क्यों वो जांच से भागना चाहते हैं? ये दिलचस्प है कि आप ओपी रावत की प्रशंसा आज कर रहे हैं, लेकिन क्या एमएस गिल साहब सम्मानित मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? क्या अनेकों मुख्य चुनाव आयुक्त सम्मानित लोग नहीं थे? लेकिन उनमें से अनेकों ने पॉलिटिकल पद लिया उसके बाद। तो आप जैसे उस समय बात कर रहे हैं, जब आप व्यक्तिगत हो रही हैं तो मुझे बता दें। सुन, नहीं व्यक्तिगत सुन लीजिए, व्यक्तिगत क्योंकि चर्चा नहीं, एक मिनट, इस पूरे मामले में इसमें व्यक्तिगत क्या है? एक मिनट सुन लीजिए। अरे भाई, आप मेरे ऊपर सीधे एक्यूज करें, मैं तो जवाब देना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्तों पर सवाल पूछ रही, व्यक्तिगत हो गया। अंजना जी, आपसे सवाल आपके अधिकार पर। अंजना जी, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, आपकी तरीके से मैंने भी किया, मुझे मालूम है। एक फर्क है सर, आप पत्रकार के बाद पॉलिटिकल पार्टी के हो गए, और मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए चलिए सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब आप चूंकि सुनना चाहती हैं इसलिए मैं बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पद पर रहने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश के अंदर थे, ऐसे बहुत सारे थे। मैं जिम्मेदारी से बात तो कह रहा हूं, लेकिन ओपी रावत ने जो बात कही है उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों नकार रही है? सुधांशु जी, क्यों नकार रही है? जवाब देना चाहिए। ओपी रावत जी की बात का जवाब दीजिए। आशुतोष जी ने जो बोला, इसके बाद मैं फौरन आऊंगी आखिरी बात। गुरदीप जी फौरन। ओपी रावत जी का कोई बयान हो, मैंने तो कहा ना, ओपी रावत जी का स्टेटमेंट कोट करें और उसमें विद फला लॉज और बायलॉज कोट करें तो मैं समझ में आए। अब देखिए जो इन्होंने आशुतोष जी ने बोला, आप इतने कम पढ़े लिखे तो अगर शिकायत करेंगे, इतने कम पढ़े लिखे तो नहीं। ये पर्सनल होना नहीं होता आशुतोष जी, है ना? मैं बता रहा हूं, पर्सनल होना नहीं होता है कि आप कम पढ़े लिखे नहीं है, फिल्मों के बारे में नहीं जानते हैं। क्या बात है, सब लोग अपने अपने बारे में बात कीजिए। चलिए सुधांशु जी सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी सवाल का जवाब। अब सुनिए जो इन्होंने बोला है, सुनिए। अब आशुतोष जी अपने टर्न पे बोलिए, आप तो बीच में नहीं डिस्टर्ब करते। क्या हो गया आज आपको? मैं मानता हूं कि डिफिकल्टी हो गई आपको, अब मैं बताता हूं। देखिए जिन्होंने जो आखिरी वाक्य बोला उसी में क्रक्स है। शिकायत अगर करेंगे राहुल गांधी तो सदस्यता जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि 7 साल तक की जेल है झूठा हलफनामा देने पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। और ये किस ढंग से पलट चुके हैं अभी देखिए, याद करिए अंजना जी, इन्होंने वीर सावरकर के मामले पे कोर्ट में जो अवमानना का केस चल रहा था, वहां पे पहले क्या कहा कि इन्हें जान का खतरा है, फिर क्या कहा कि मेरी जानकारी के बगैर केस फाइल कर दिया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी
मात्र एक हफ्ता पहले का कोर्ट में पलटी मार के ट्विस्टिंग समरसॉल्ट मार के पलटा हुआ बयान। इन्हें पता है कि कोर्ट के सामने पलटना पड़ा, वरना जेल जाने की नौबत आ जाती। और चौकीदार चोर है पे माफी मांग चुके हैं, रजिस्टर्ड माफी वीर हैं भारत के, भारत के इतिहास के। इसीलिए जो कुछ भी खिसिया ले आशुतोष जी, मगर कोई मुझे बता दे कि बगैर शिकायत किए कोर्ट में केस दर्ज हो जाता हो तो बताइए, या तो पीआईएल करिए या शिकायत करिए, ठीक है। और दूसरा कारण, अगर आप ये बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होना चाहिए, तो मुझे ज्यादा नहीं 4 उदाहरण बता दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के ऊपर कोर्ट इस ढंग से जवाब देने के लिए कोई प्रावधान बता दीजिए, फला रूल के तहत होता हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब लोग बुद्धि का प्रयोग इस प्रकार की चीजों को ढकने में सुधांशु जी, तो मुझे लगता है एक सिंपल सवाल है, दुरुपयोग हो। सुधांशु जी एक सिंपल सवाल है, बस 2 लाइन का जवाब दीजिए, मुझे गुरदीप जी और नवल जी के पास जाना है। सिंपल सवाल है, वो भी कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, आपकी पार्टी भी कह रही है गड़बड़ियां हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या चाहिए तब वो जांच करेंगे? एकदम बेसिक, मैं आम वोटर की तरफ से पूछ रही हूं। आपकी पार्टी भी लिस्ट लेके बैठ गई कि भाई ये से सीट में गड़बड़ियां हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जी को क्या चाहिए तब वो जांच करेंगे? और अनुराग जी भी दे रहे हैं क्या ऐसा हलफनामा? अंजना जी, मुझे लगता है जितने लोग प्रबुद्ध लोग इस चैनल पर बैठे हुए हैं, एसआईआर क्या है, जांची तो है, यह संशोधनी तो हो रहा है। और क्या होता है जांच का मतलब? कि दूध का दूध, पानी का पानी करो, जो सच है उसे रखो, जो झूठ है बाहर करो। दूध का दूध, पानी का पानी तो हो रहा है, बस यही समस्या है। क्योंकि अंजना जी आपने सवाल पूछा, क्योंकि सुधांशु जी तो ठेकेदारी लेते हैं भारत की पुरानी सभ्यता की। उसमें एक बात है, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था में नीर शीर विवेक का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये कहता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर चोरी की खबर आई है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी न्याय व्यवस्था खोखली है। और मैं मालेगांव पे इनको जाने नहीं दूंगा अंजना जी। मालेगांव की बात उठा रहे हैं, ये मानते हुए कि सारे मुसलमान जो है वो हमको वोट देते हैं और सारे हिंदू उनको वोट देते हैं। ये गलत है सुधांशु जी। हमारे गठबंधन को उसी महाराष्ट्र चुनाव में करीब 42-43% वोट पड़ा था। आप ये मान लेते हैं कि जो भी हिंदू हमको वोट देते हैं वो हमारे है ही नहीं, वो तो हिंदू ही नहीं बचे। लेकिन और दूसरी बात, आप ये मानते हैं, देश को ये बताना चाह रहे हैं कि जो फर्जी वोट भाजपा के लोग बनाते हैं वो केवल हिंदू के नाम से बनाते हैं। हमने तो जांच में ये भी दिखाया कि आपकी पार्टी ने जो फर्जी वोट बनाए वो मुस्लिम नामों से भी बनाए हैं। ये सच है, यही तो दिखा रहे हैं हम, इसी की जांच की बात कर रहे हैं। और आखिरी बात सुधांशु जी, आपको चिंता होनी चाहिए, बींग राजनीतिक पार्टी 3 करोड़ लोगों के पेपर की जांच हो रही है। रूल ये कहता है कि हियरिंग के बाद अगर उनका वोट कट जाएगा 27 सितंबर को, तो उनको अपील का मौका नहीं मिलेगा। हम नहीं जानते 10 लाख लोगों का वोट कटेगा, 50 का कटेगा, 1 करोड़ का कटेगा, पर जिनका कटेगा वो बिहार के नागरिक हैं, बिहार के वोटर हैं, देश के नागरिक हैं। उनके वोट की रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी अपील का जो अधिकार है वो क्यों छीना जा रहा है? इतनी टाइट टाइमलाइन के अंदर आप अपील की बात कर रहे हैं। एसआईआर करते, जनवरी में करते, कौन मना कर रहा था? आप टाइम लगा के करते। इस देश के अंदर डोर टू डोर सर्वे के केवल एक एग्जाम्पल है सुधांशु जी, वो है जनगणना। जनगणना के लिए ट्रेनिंग होती है कार्यकर्ताओं की 2 साल। जवाब दीजिए घर में 2 लोग जाते हैं, छोटा सा आप डोर टू डोर 1 महीने में खत्म कर रहे हैं। हाँ, खत्म कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछ रहे आप? चुनाव आयोग से सवाल, आप भी तो राजनीतिक दल है इस पार्टी के, या आप मिले हुए हैं? आप लोग जांच क्यों नहीं चाहते हैं सुधांशु जी? अब नवल जी को दिखा दीजिए। अरे बड़ी विचित्र बात है ये, गुरदीप जी क्या बोल जाते हैं। गुरदीप जी, आप क्या खप्तुल हवास होके बैठते हैं? हमने नहीं कहा कभी कि सिर्फ मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है। बाकायदा वीडियो अवेलेबल है कमलनाथ जी का, 100% का 100% मुस्लिम वोट मिलना चाहिए, एक भी उधर नहीं जाना चाहिए। और इमाम बुखारी से फतवा किसने जारी कराया था पहले? आशुतोष जी आपको तो याद होगा, भूल गए। इंदिरा गांधी ने 1980 में, और 2009 में सोनिया गांधी के लिए 14 में जाके किए। भैया इमामों से फतवा आप जारी करवाते हैं और आपके नेता बयान देते हैं 100% बोलना चाहिए। जवाब आप हमसे पूछते हैं, देश की जनता को सब दिखाई पड़ता है। और फिर मैं जांच की बात पे कह रहा हूं, जांच ही तो हो रही है और जांच से डर लग रहा है, क्योंकि जांच की आंच वहां तक पहुंच रही है कि जिन वोटों के दम पे जो भारत के नागरिक नहीं हैं, गैर नागरिकों के वोटों के दम के ऊपर जो चुनाव में कब्जा करने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको छूटने का डर इन्हें कर रहा। वरना मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको सांच को आंच नहीं है तो लिखित में शिकायत देने में कौन
सी आंच आ रही है, मुझे ये बता दीजिए नवल जी, अंजना जी, नवल जी, एक लाइन। नवल जी। क्योंकि अच्छा, एक एक नियम लाइन। होता है एक कि लाइन शिकायत पर ही एक जांच लाइन होती सिर्फ है। गुरदीप जी, हाँ नवल जी को भी एक बोलने लाइन। दे प्लीज। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। वो बोलेंगे हम सबसे बड़ी चोर- पार्टी है बिहार में, हम ही को नहीं बोलने दिया जाता है। चोरी लालचंद क्या हुई, नहीं, वो तो आप अक्सर जांच करती हैं। लालचंद क्या करेंगे? क्या बात है, चोरी लालचंद की हुई, जांच लालचंद क्या करेंगे? सुधांशु जी, नवल जी। कुछ तो न्याय व्यवस्था को नवल जी समझिए। वो इस मुद्दे पर ले जा रहे हैं कि घुसपैठियों के वोट आपको चाहिए, इसलिए आप लोग ये रिवीजन नहीं होने देना चाहते। घुसपैठियों को 11 साल नहीं, तो नवल जी, बिहार नवल में- जी, बिहार नवल जी। में जी नवल। बिहार में तो सिर्फ एक ही घुसपैठिया मिला, जो कि गुजरात का है। ना कोई बांग्लादेशी मिला, ना कोई नेपाली मिला, ना कोई बर्मीज मिला, ना कोई श्रीलंकन मिला। एक ही घुसपैठिया, तो उसका भी रिश्ता नाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। अभी अभी सुधांशु त्रिवेदी जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि यूपीएससी और एग्जाम में जो लोग फेल नहीं होते उनका डिटेल नहीं मिलता है। फिर चुनाव आयोग कैसे मान गया कि पैसा फला का डिटेल हम दे देंगे? कैसे मान गया? आप इन तरह की बात करके हमारा जो शक है, और आप प्रचुर मात्रा में करते हैं कि आपका और चुनाव आयोग का कोई ना कोई ऐसा संबंध है, जो कि हम पूछते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। सवाल ये है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो राजनीतिक दल से हैं। सबसे बड़े राजनीतिक दल के सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो मिसलीडिंग है। ये चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, पक्ष और विपक्ष ही दिख रहा है। ये समकक्ष तो केवल नाटक है। समकक्ष अगर दिखता तो आपके हौसले इतने बुलंद नहीं होते सुधांशु जी, कि आप कोई भी झूठ एकदम छोटा सा जवाब से बोल जाते। सबके मन में शक आएगा कि आप लोग जांच क्यों नहीं चाहते हैं, अगर वायनाड में, रायबरेली में गलत नाम है तो। मैं तो अंजना जी 10 बार बोल चुका हूं। अच्छा, एसआईआर क्या है? ये जांच नहीं तो और क्या? बताइए, जांच का मतलब क्या होता है? कि एक एक को वेरीफाई करिए, जो गलत है उसको बाहर कर दीजिए, यही तो जांच होती है ना? तो ये क्या है मुझे बता दे। ये प्रबुद्ध लोग यही भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और नवल किशोर जी, कैसा आप प्रोफेसर होके बच्चों जैसा जवाब दे रहे हैं? यदि कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं जारी होता। हाँ, उसके पास जब जवाब आता है तो उसमें लिखा होता है कि साहब आपका ये, आप फेल हो गए इसमें। उसी प्रकार जिसका वोट कटेगा उस स्टेज के ऊपर जाता है, उसके घर के ऊपर, कि आपके अब पते पर से ये नाम डिलीट हो गए, अब सिर्फ इतने लोग रहे। कैसे आप लोग, यही बचकानी नहीं, सब बड़ी शैतानी बातें हैं। मैं पुनः बात कहना चाह रहा हूं। अरे भाई, मैंने उदाहरण दिया, आप प्रोफेसर है ना, इसलिए। मगर अब क्या बताएं, प्रोफेसर हैं आप, नवी पास वाले नेता को डिफेंड करने के लिए, तो अब आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं। आप प्रोफेसर हैं, पर एक ऐसे नेता को डिफेंड कर रहे हैं, एक जिसपे चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। चलिए, लेकिन पूरे 40 मिनट के बहस में ये समझ नहीं आया कि 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करने वाले हैं या कहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।